जो अच्छे अच्छे केसों में अपनी पैरवी कर चुके हैं, श्रीमान नीरज कुमार खंडेलवाल। पैसे वाले लोग अपने केस को कई सालों तक खींच सकते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो अमीर लोगों की वजह से उनको न्याय नहीं मिल पाता है। अपन देखते हैं सलमान खान में पहले उसने क्या करा, आदमी को मारा, केस चला, उस पर ट्रायल हुई, बाद में पता चला बंदा ही नहीं था वो। भारत के मैं उनको बिजनेसमैन भी नहीं बोलूंगा, मैं उनको लुटेरा बोलूंगा। आपके हस्बैंड ने कभी ऐसा करा कि गर्म खोलता हुआ पानी आपके ऊपर डाल दिया? उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो कभी नहीं किया। कभी ऐसा किया कि गर्म चिमटा आपके ऊपर लगा दिया? उन्होंने कहा ऐसा नहीं किया। आप टेरिस पे घूम रही हो और आपको धक्का देने का प्रयास किया? उन्होंने कहा ऐसा नहीं किया। लड़की के पिता ने क्या कह दिया, बेटा कोई दिक्कत नहीं है, जितना अपन ने दहेज दिया, जितना अपन ने खर्च किया उससे दुगना ले लेंगे। मनोज जी, जैसे ही मैं निर्भया केस के बारे में सोचता हूँ, सही में मेरी आत्मा दहल जाती है। आप अज्यूम कीजिए उस रात उस लड़की के क्या सीन घटे हुआ। अपन मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में काफी सुना था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई या उन्होंने फांसी लगाई। साथियों नमस्कार, आज हम एक नया एपिसोड लेकर के आए हैं जिसमें हम बात करेंगे हमारे देश के अंदर जो क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम रेट जो हमारे देश के अंदर इंक्रीज हो रही है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि हमारे देश के अंदर क्राइम क्यों बढ़ रहा है, क्या इसके कारण हैं, क्या लोगों की समस्याएं हैं, क्या इसके दुष्प्रभाव हैं, जिसके बारे में हमने चर्चा करने के लिए आज आमंत्रित किया है हमारे देश के एक मशहूर वकील जो राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो अच्छे अच्छे केसों में अपनी पैरवी कर चुके हैं, श्रीमान नीरज कुमार खंडेलवाल। तो नीरज जी, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट के अंदर और बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे मिल करके। काफ़ी दिनों बाद आपसे एक छोटी सी मुलाकात हो रही है, तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। हम बड़े प्रसन्न हैं कि आप आज हमारे यहाँ पर पधारे हैं। तो नीरज जी, हमने जिस रीजन के साथ में आपको आमंत्रित किया है, हम एक चर्चा करेंगे। आप हमारे देश के अंदर जो क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम रेट जो हमारे देश के अंदर इंक्रीज हो रही है, लोग आपराधिक प्रवृत्ति के साथ में जाना पसंद कर रहे हैं, तो ऐसे क्या कारण है, क्या रीजन है जो लोग क्राइम की ओर अग्रेसित हो रहे हैं? मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले कि आपने मेरे को यहाँ इनवाइट किया। जैसे कि आपने बहुत गंभीर क्वेश्चन अराइज किए हैं कि भारत में अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। हम सबको सामान्यतः पता है कि अपराध बढ़ने के कारण ही हमारी सोसाइटी से जनरेट होते हैं। जैसे कि अपनी सोसाइटी में आज भी अशिक्षा है। बिल्कुल, अपनी सोसाइटी में अपन देखते हैं, अपन राजस्थान से बिलोंग करते हैं और राजस्थान का अपन एजुकेशन रेशियो देखते हैं तो बहुत ही कम है। कंपैरिजन केरला से या और किसी स्टेट से देखते हैं तो अपने राजस्थान का जो एजुकेशन परसेंटेज है वो बहुत कम है। तो मैं मानता हूँ शिक्षा, बेरोजगारी, कानून की जानकारी ना होना, कुछ कानूनों की सख्ती से पालना नहीं होना, ये एक बहुत बड़ा कारण है अपने देश में अपराध बढ़ने का। और अपराधियों को डर, जैसे कि अपने राजस्थान सरकार का ध्येय है कि आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय। बिल्कुल, पर अपन देखते हैं कि आम जन में विश्वास कानून के प्रति कम होता जा रहा है और अपराधियों में भय कम होता जा रहा है। आम आदमी आपको पुलिस स्टेशन पर नहीं मिलेगा, वो सीएलजी की मीटिंगों में आपको मिलेगा, जबकि अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति आपको थाने के आसपास घूमते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, काफी देखते हैं, हम भी थानों में, पुलिस थानों में देखते हैं, जैसे रोड से गुजरते हैं तो जनरली तौर पर जो थाने हैं वो सारे रोड के आसपास ही हैं, तो हम भी देखते हैं जैसे आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं थानों में बहुत भीड़ भरी रहती है। देखो मनोज जी, मैं कहता हूँ इसका मेन कारण है सोसाइटी में अवेयरनेस आनी चाहिए। देखो अपन कहते हैं कि व्यक्ति की पहली जो पाठशाला है वो परिवार है। मैं काफी बातों से और अपने लॉ एक्सपर्टों से चर्चा होती है, सोसाइटी में बहुत बहुत आदमी बताते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर मेरा मानना ये है कि परिवार में ही उनको कानून की छोटी छोटी जानकारी दी जाए। जैसे कि अपन को पता है कि अपन गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी कैसे चलनी चाहिए, अपने
राइट हैंड लेफ्ट हैंड। अगर हम बच्चे को पहले से ही बता देंगे कि भाई अब तू इंडिया में गाड़ी चलाएगा तो तेरे को लेफ्ट हैंड चलानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अगर उसको हम शुरू से बोल रहे हैं और 18 वर्ष से पूर्व उसको गाड़ी नहीं चलाएं, ये किसकी जिम्मेदारी है? अपने परिवार की जिम्मेदारी है, अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, अपने गार्जियन की जिम्मेदारी है कि हम उसको समझाएं कि आप अपराध कर रहे हो। उसको लगे नहीं कि 18 वर्ष पूरी हो जाएगी तो उसके बाद में बाइक, व्हीकल, गाड़ी, जो भी कुछ भी व्हीकल वो चलाना चाहता है वो चला सकता है। पर ऐसा नहीं कि आपने 15 साल का बच्चा है और आप दे दिया, आपने स्कूटी की चाबी दे दी और मनमानी कर रहे, तो अपराध आप कारित कर रहे हो। पहला अपराध परिवार से करवा रहे हो। नीरज जी, एक पॉइंट मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा। तो जैसा आप बता रहे हैं कि हमें 18 वर्ष से पूर्व में ही एक परिवार में पेरेंट्स हैं या जो भी गार्जियन हैं तो उनके द्वारा बताना चाहिए। तो क्या हम यहाँ पे एक चीज़ ये भी अगर गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट की जाए कि भाई हम बच्चों की पढ़ाई में अगर हम कानून के संबंध में कोई छोटा सा टॉपिक हम एक स्टार्टिंग की पढ़ाई में ही अगर कोई सब्जेक्ट गवर्नमेंट के द्वारा डाल दी जाए तो मेरे ख्याल से ये विषय पर गवर्नमेंट द्वारा सोचा जा सकता है। मनोज जी, आपने बहुत ही सही आंसर दिया है। जैसे अपन देखते हैं कि बच्चों की जो प्राइमरी एजुकेशन होती है उसमें मॉरल ड्यूटीज की, मॉरल नैतिक शिक्षा की एक बुक पढ़ाते हैं जिसमें बताते हैं कि हम बड़ों का सम्मान करें, बड़ों से आदर से बोलें, सुबह जल्दी उठें, प्रातः स्मरण करें, संध्या वंदना करें, ऐसे चलें, जितनी भी मॉरलिटी की बातें अपन नैतिक शिक्षा की बुक में पढ़ते हैं सर, वो ऐसे ही अगर अपन सिलेबस में लॉ ड्यूटीज, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ही आप बता दें कि हमारा एक राजस्थान सरकार का नहीं, या सेंट्रल गवर्नमेंट एक अपना एक पेटेंट बना दे कि मॉरल ड्यूटी के साथ साथ उसको लीगलिटी की भी बताई जाए कि ये सही है, ये गलत है, भारतीय कानून क्या कहता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में अगर हम समझा सकते हैं कि बच्चों आपको 18 वर्ष के बाद बाइक चलानी पड़ेगी, आपको ये लेना पड़ेगा, आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, गाड़ी राइट में चलानी है, लेफ्ट में चलानी है, ये क्या होता है, तो अपन छोटी छोटी उसको जानकारी दे सकते हैं। ऐसी जानकारी से शायद समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा नीरज जी, एक बात बताइए, इंडिया के अंदर मैं मानता हूं कि जो कानून हैं वो काफ़ी कड़े भी हैं और कुछ कानूनों में ढिलाई भी है। तो क्या हम इंडिया के अंदर कड़े कानून बनाएं तो उससे अपराधों में, उसके क्राइम के अंदर उसमें कमी आ सकती है क्या? मनोज जी, आपने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन उठाया है, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। इसमें क्या है, हम सबसे पहले अपन देखेंगे भारत की प्रेम्बल क्या है, सोल ऑफ इंडिया क्या है। अपन देखते हैं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्रेम्बल में कहा गया है कि सारी चीजों को लिया गया है, सेक्युलर लिया गया है, डेमोक्रेटिक लिया गया है, ये जो वर्ड है इस पर भारतीय कानून आधारित है, भारतीय कानून चल रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सख्त कानून बना दिया जाए, यूएई में बहुत सख्त कानून है, चाइना में बहुत सख्त कानून है, पर हमारी जो सोल है, जो डेमोक्रेसी की जो सोल है वो क्या है, ऐसी नहीं है, हमारे यहाँ लिबरल है जी। आप समझ रहे हो ना, हम बिल्कुल सशक्त नहीं हो सकते किसी चीज के लिए। अपन ये कहें कि अपन ने चोरी की और हाथ काट दें तो इंडियन डेमोक्रेसी इसकी अलाउ ही नहीं करती, अलाउ नहीं करता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो हम बहुत सारे केसों में आप सही कह रहे हो कि हमारे कानून में कमियां हैं, पर अपन मेरा मानना ये कि ये डेमोक्रेसी की एक, आप ये कहो, ये पहचान है हमारी। सर एक बात बताइए कि जो हम किसी अपराधी को, मान लो गवर्नमेंट या न्यायपालिका हमारी सजा दे रही है, सख्त सजा दे रही है, तो इसके हिसाब से वो अपराध तो खत्म नहीं कर सकता? जी हाँ मनोज जी, सख्त सजा से अपराध खत्म नहीं हो सकता। मैं इसे कह सकता हूं, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, यूएई में, चाइना में सख्त कानून है। मेरा मानना ये कि सख्त सजा से, सख्त कानून की बजाय समाज में जागरूकता, लोगों में अवेयरनेस, एजुकेशन सिस्टम। हाँ, जैसे आप है ना, देखो आप शिक्षा दोगे, मैं आज भी मेरा मानना ये है कि शिक्षा मूलभूत कारण है सोसाइटी में परिवर्तन लाने का। यदि आदमी शिक्षित है तो वो देश के, समाज के प्रति अवेयर रहेगा, और यदि वो अशिक्षित है तो उसका काम अन्य अनर्गल बातों में चलेगा। अगर हम, जैसे आपके हिसाब से कह रहे हो, अगर हम गरीबी, बेरोजगारी या उसकी मॉरल ड्यूटीज पर काम करें तो मेरे हिसाब से अपराधों में कमी आ सकती है। बिल्कुल मनोज जी, मैं इस बात से आपसे पूर्ण सहमत हूं कि लोग बाग शिक्षित रहेंगे, बेरोजगार नहीं रहेंगे, अपने काम धंधों में बिजी रहेंगे, कानून के प्रति जागरूकता रहेगी, तो अपराधों में बहुत कमी देखने को मिल सकती है। इंडिया में
क्राइम करते हैं लोग, उसके बाद थानों में एफआईआर होती है, कोर्ट में केसेस चलते हैं। तो जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम है, भारतीय जो न्यायपालिका है, उसका लूपहोल क्या है? मनोज जी, सबसे बड़ा अपना लूप होल है जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाई। डिनाई, बिल्कुल। अगर अपन उसको सही समय पे सजा नहीं दे पा रहे तो ये भी अपनी भारतीय जुडिशरी सिस्टम का, भारतीय न्याय व्यवस्था का बहुत बड़ा लूप होल है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि जैसे अपन देखते हैं, बहुत उदाहरण है, जैसे सलमान खान का केस देख लीजिए, संजय दत्त का केस देख लीजिए, आप आरुषि हत्याकांड वाले में देख लीजिए कि ऐसे कितने केसेस हैं जिनमें 15-15, 20-20 साल 20 साल हो गए सर। आज भी मेरे ख्याल से इंडिया में लगभग 3 से ज्यादा करोड़ केस पेंडिंग है, बिल्कुल। जहां तक मेरी है, बाकी ज्यादा भी हो सकते हैं, लगभग 3 करोड़ केस पेंडिंग है। देखो मनोज जी, उसमें ये भी है, अपनी जुडिशरी में क्या है, जो जजों की कमी बहुत है। अपन ट्रायल कोर्ट से लेकर, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक देखें तो हमको जजों की आवश्यकता है जहां पर 5, और हम उनको प्रोवाइड करा रहे हैं 1। जी, ये भी बहुत है। अगर जजेस पूरी बेंच खाली रहेंगी तो न्याय कहाँ से मिलेगा? न्याय कहाँ से मिलेगा? अगर बेंच सारी भरी हुई है और अपनी व्यवस्थाएं बढ़िया हैं, जैसे कि मैंने बताया ना, थोड़ा डिले सिस्टम जो ये है, ये बहुत बड़ा कारण मैं मान सकता हूँ न्याय की व्यवस्था में देरी का, कि धीरे धीरे चलती है। और जैसे सलमान खान का केस मैंने बताया था, मैं इसको दोबारा कहना चाहूंगा, जब आदमी सोचता है 20 साल के अंदर और उसको बरी हो जाता है, आप समझ रहे हो ना? तो सर जी, एक चीज है, इससे एक पॉइंट निकल के आ रहा है कि जो अमीर लोग हैं, बिल्कुल, जो पैसे वाले लोग हैं, ध्यान देना मेरी बात को, पैसे वाले लोग अपने केस को कई सालों तक खींच सकते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं, वो अमीर लोगों की वजह से उनको न्याय नहीं मिल पाता है। क्यों? कि जो अमीर लोग हैं वो अपने केस के काफी सालों तक खींच रहे हैं, उनके चक्कर में, एक कहते हैं ना, एक कहावत है कि चने के सन घुन भी पिसता है। तो गरीब लोग न्याय मिलने में जो देरी होती है, वो मेरे ख्याल से ये कारण भी हो सकता है। मनोज जी, आपका कारण बिल्कुल सही है, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, पर क्या अपनी न्याय व्यवस्था है ना, उसमें क्या बहुत सारी चीजें, जैसे आपने कहा बड़े बड़े रसूखदार हैं जो, बिल्कुल। जैसे अब क्या है, अपन क्या सोसाइटी में देखते हैं, अपन देखते हैं सलमान खान में पहले उसने क्या करा, आदमी को मारा, केस चला, उस पर ट्रायल हुई, बाद में पता चला बंदा ही नहीं था वो, बिल्कुल, बंदा दूसरा आ गया। तो समाज को क्या लगता है यार 20 साल में वो छूट गया, इतना कोई अपराध है नहीं। तो जैसे मैं आपका है ना ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, अपने एमएससीटी के केस होते हैं, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट के केस होते हैं, इनमें क्या होता है कि जैसे किसी बंदे ने किसी को एक्सीडेंटल मार दिया तो उसको पनिशमेंट कम मिलता है, जबकि अपन ये कहते हैं कि उसने हत्या कर दी भाई एक आदमी की। पर अब अभी जो नई गवर्नमेंट आई है, उन्होंने काफी अमेंडमेंट किए, काफी सुधार किए, और मेरे को ऐसा लगता है कि धीरे 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 अपन इन सुधारों को करते चले जाएंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। नीरज जी, एक बात और पूछना चाहूंगा कि इंडिया का जो लॉ है, इंडिया का जो कानून है, कि एक जो ताकतवर इंसान है उसके लिए अलग तरीके से काम करता है, और एक गरीब इंसान है उसके लिए अलग तरीके से काम करता है। तो आपके हिसाब से ये बात सही है क्या? मैं पार्टली इस चीज से सहमत हूँ। जैसे कि अपन देखते हैं, मैंने बताया कि काफी हाईलाइट केसेस हैं अपने इंडिया में, बिल्कुल, जिसमें मतलब कि जस्टिस मिला ही नहीं। आरुषि हत्याकांड को देख लीजिए आप, पहले उसको नौकर को बना दिया, फिर माँ बाप को बना दिया, और फिर बरी कर दिया। आदमी को लगता है कि अपनी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो आखिर में कर क्या रही है। भाई अपराध हुआ, ये सही है, किसने किया, पहले आपने किसी को अपराधी बना दिया, फिर आपकी इन्वेस्टिगेशन ने किसी दूसरे को अपराधी बना दिया, तो समाज इसको क्या रूप में देखेगा? एक क्वेश्चन मार्क अपने लीगल सिस्टम पे, अपनी जुडिशरी पर, अपने इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पर अपन खुद ही लगा रहे हैं। अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है किसी चीज की तो उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, जैसे हम देखते हैं कि जो संजय दत्त है उसको जेल में वीवीआईपी भी ट्रीटमेंट मिलता है, लेकिन जो गरीब कैदी हैं उनको बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दे रही है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जो संजय दत्त है, मैं आपको उदाहरण से बता सकता हूँ, संजय दत्त हुआ, सलमान खान हुआ, ये ऐसे आते थे, इनको ऐसा वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था, बातें हो रही हैं, बड़े बड़े एडवोकेट आ रहे हैं, उनको टाइम दिया जा रहा है प्रॉपर। जबकि हमको, जैसे कोई छोटा अपराध करता है, कोई गरीब आदमी और उसने अपराध किया, तो उसको पता भी नहीं है कि मेरे लीगल राइट्स क्या है।
बिल्कुल। अब सर एक चीज ये भी है कि हम देखते हैं जैसे नीरव मोदी है, विजय माल्या है, देश छोड़ के भाग गए, देश छोड़ के भाग गए, लेकिन एक गरीब आदमी ऐसा कर सकता है? बिल्कुल। बिल्कुल नहीं कर सकता। गरीब आदमी कैसे कर सकता है? तो सर जी, हमारे हिसाब से जैसे आप जो डिस्कस कर रहे हैं, तो जो हमारी जुडिशनल सिस्टम है, न्यायपालिका है, उसमें अपन को ट्रांसपेरेंसी लाने की भी जरूरत है। नहीं, बिल्कुल जरूरत है। फॉरेन जो लॉज हैं, जो अपनी ट्रीटीज हुई पड़ी हैं, उनमें भी अमेंडमेंट की जरूरत है। भारत का पैसा भारत में क्यों नहीं आ रहा? भारत के, मैं उनको बिजनेसमैन भी नहीं बोलूंगा, मैं उनको लुटेरा बोलूंगा। जो भारत के आम आदमी का पैसा चुरा कर ले गया, वो बिजनेसमैन नहीं हो सकता। भारत के बिजनेसमैन रतन टाटा जी हैं, अजीम प्रेम जी हैं, जिन्होंने भारत में लगाया है। जब भारत ने उनसे मांगा है, उन्होंने दोनों बाहें खोल के दी है। ये तो लुटेरे हैं, जो अपने भारत की कानून का लोपोल है, जो अपनी कमियां हैं, जो खामियां हैं, उनका फायदा उठा रही है। बिल्कुल सही बात है। पर मैं ये मानता हूं कि धीरे 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 ये प्रवृत्ति चेंज होगी। क्योंकि अगर अपन देखते हैं, देखो मैं हमेशा जब कॉलेज में पढ़ता था, तो हमारी मैडम एक बात कहती थी कि अगर आप मानो कि सारे पुलिस वाले भ्रष्ट हैं, अपन कहते हैं ना यार सारे पुलिस वाले भ्रष्ट हैं, तो बताओ न्याय क्यों नहीं है? फिर तो हम सुरक्षित रह सकते हैं यहाँ पर। हम यहाँ ठीक है, इंडिया में कुछ चीजें चलती हैं, कुछ चीजें मैं भी मानता हूं कि भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा कारण है। इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसियां हैं वो भी भ्रष्ट है, पर कुछ हद तक। देखो, अगर अपन ये कहें तो आप आसाराम बापू को देख लो। हालांकि अभी रिसेंटली उनको बेल मिल चुकी है, पर आप देखो कितने टाइम तक वो अंदर रहे। ऐसा नहीं है कि अपन ये कहते हैं कि कानून बिल्कुल ही उनके लिए, हाँ, पर पार्टली अपन कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ बेनिफिट्स उनको मिलता है। जो बड़े बड़े रसूखदार हैं, जो बिजनेसमैन हैं, बॉलीवुड टाइकॉन है, उनको बेनिफिट मिलता है। एक सर बात बताइए कि इंडिया में हम देखते हैं जनरली तौर पर जो फॉल्स केसेज हैं, जो झूठे केस हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है आजकल। तो इस विषय पे सर आप क्या कहना चाहोगे? मनोज जी, फॉल्स केसेस बढ़ रहे हैं, झूठे अपराध हो रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य बात है। मैं इसमें बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा। जैसे अपन देखते हैं कि दहेज के, डॉरी के जो केसेस हो रहे हैं अपने यहाँ, बहुत झूठे होते हैं। पता चला पति पत्नी में अनबन है और वो डॉरी का केस कर रहा है। बिल्कुल भाई, आप चाहो तो आप डाइवोर्स ले सकते हो, पर डॉरी का कर रहा है उसमें आप लड़की पक्ष वाला क्या देखता है कि मैं इस पर डॉरी का केस कर देता हूं, फिर उसके बाद क्या है, पति को तो करता हूँ, माँ बाप को भी कर देता हूँ, नंदों को भी शामिल कर देता हूँ, और फिर बाद में क्या करूंगा, उसको मांडवाली कर लूंगा, उनसे समझौता कर लूंगा। बाद में कॉम्प्रोमाइज की बात आती है, फीमेल साइड से रिक्वायरमेंट आती है पैसों की, और मेल साइड से कहते हैं, हस्बैंड साइड से कहते हैं कि ठीक है यार, इतने टाइम तक अपन केस चक्कर काटेंगे, अपन को भी करना है, तो उसको सॉल्व कर देते हैं। ये बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से। डॉरी वाले केस में, या अपन ये कहें कि घरेलू हिंसा, और इनमें बहुत बढ़ोतरी हो रही है। इसके लिए मेरा मानना यह है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, पुलिस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे, लेकिन वो करती नहीं है। वो देखो मैं नहीं बोल सकता उसको, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाती। सर इसका समाधान क्या है? मतलब इसको जो हमारा न्यायपालिका है, इंडिया का जो लॉ है, तो इस संबंध में मतलब उसमें क्या सुधार होना चाहिए, ताकि जो सबसे बड़ी बात जो आपने बोली, शादी, जो मैरिज के जो केसेज हैं, जो डाइवोर्स के केसेज हैं, ये सबसे बड़ा जो फॉल्स केसेज है, मेरे ख्याल से आज के टाइम इंडिया में सबसे बड़ा मुद्दा है डाइवोर्स के केसेज में। तो इंडियन लॉ को इस सिस्टम में क्या करना चाहिए ताकि जो तथ्य हैं वो सही तथ्य सामने निकल के आए? मनोज जी, मैं जब भी लीगलिटी की बात करता हूं तो मेरा एक वर्ड और आता है, मोरालिटी। आप कानून को जानते हो, कानून को तोड़ मरोड़ के पेश करते हो, ठीक है, पर हर बंदे के अंदर मानवीय गुण होने चाहिए। बिल्कुल, चाहे वो सीए हो, वकील हो, जज हो, पुलिस इंस्पेक्टर हो, डॉक्टर हो, यदि उसके साथ मानवीय गुण नहीं है तो वो अपने कार्यक्रम को, अपनी प्रोफेशन को सही नहीं कर पाता। मेरे को लगता है, मैं एज ए एडवोकेट बताता हूँ, मेरे को लगता है कि जैसे मेरे पास केसेस आते हैं तो मेरा एक जो मानना होता है, मैं सोचता हूँ कि दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो। मैं टेलीफोनिक भी प्रोवाइड कराता हूँ लीगल सर्विस, केसेस भी आते हैं तो मैं देखता हूँ कि सबसे पहले उसकी रूट पर जाओ कि फैक्ट इशू है क्या, एक्चुअली में मुद्दा क्या है। पति पत्नी का केस आया आपके पास, तो मेरे पास, जैसे सपोज करो मैं लड़की साइड से हूँ,
तो वो कहेंगे कि साहब मारते हैं, पीटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं। पहले मैं उनकी सुनता हूँ, फिर मैं उनसे 2-3 क्वेश्चन अराइज करता हूँ। मैंने कहा आप ये बताओ आपकी शादी को कितने साल हो गए? वो कहते हैं कि सामान्यतः 5 साल हो गए, 6 साल हो गए या 2 साल हो गए। तो ये बताओ उनके माँ बाप ने, आपके हस्बैंड ने कभी ऐसा करा कि गर्म खौलता हुआ पानी आपके ऊपर डाल दिया? उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो कभी नहीं किया। कभी ऐसा किया कि गर्म चिमटा आपके ऊपर लगा दिया? उन्होंने कहा ऐसा नहीं किया। आप टेरिस पे घूम रही हो और आपको धक्का देने का प्रयास किया? उन्होंने कहा ऐसा नहीं किया। तो मैंने कि कारण क्या है? कि मेरी सास मेरे को टोकती है, मेरा हस्बैंड कहता है कि तू जॉब मत कर। आप समझ रहे हो? बिल्कुल। कि मैं ये कहता हूं कि लीगलिटी मॉरलिटी अगर साथ चल रही है ना, तो सोसाइटी में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा। मनोज जी, आप देखोगे कि यार सारी चीज, कि मेरे को कानून पता है पर मैं कानून का सदुपयोग कहाँ कर रहा हूँ। पहले मेरे मन में क्या है, कानून के जो नियम बने हुए हैं, जो रूल्स बने हुए हैं, जो सेक्शंस बने हुए हैं, उनका गलत उपयोग करने का जो मेरा माइंड है वो पहले से ही मैंसरिया है। मेरा जो इंटेंशन है वो पहले से क्या है, क्रिमिनल है। लड़की की शादी नहीं हुई उससे पहले उसके लड़की के पिता ने क्या कह दिया, बेटा कोई दिक्कत नहीं है, जितना अपन ने दहेज दिया, जितना अपन ने खर्च किया उससे दुगना ले लेंगे। बिल्कुल सही बात है। जब आप बच्ची के दिमाग में ये पैदा कर दोगे कि अपन ले लेंगे, सास को दबा के रखना, पति के सामने ऐसे बोलना, आप क्या संस्कार दे रहे हो? बिल्कुल सही बात है। आप अपनी बेटी को समझाओ, बेटा छोटी मोटी कमी आपके परिवार में आती रहेगी, आपका पति है, आपसे लड़ेगा भी, आपसे प्यार भी करेगा। सासू ऊंची आवाज में बोल भी सकती है। क्या आपकी माँ ने आपको ऊंची आवाज में नहीं बोला पहले? क्या आपके पिताजी ने कभी डांटा नहीं? पर जैसे ही सासू ने आंख दिखाई और अपन सोच लेते हैं यार नहीं नहीं नहीं, वही मामला कर पापा आज तो सासू माँ ऐसे कह रही थी, मम्मी जी ऐसे कह रही, बेटा तू चिंता मत कर, तू आजा बैग पैक करके। तो अपन समाज को क्या दिखा रहे हैं? ये छोटी छोटी समस्याएं मैं जब देखता हूँ कोर्टों में कि ठीक है, निर्भया जैसे 1-2-4 केसें हैं जो इंडिया में होते हैं और हमारे लिए अभिशाप हैं, पर देखते हैं जो आप जैसे आप बता रहे हो, जो घरेलू हिंसा के, डोमेस्टिक वायलेंस के या मेंटेनेंस के जो केसेस चल रहे हैं, उनमें ज्यादातर क्या है, वकील को भी मैं मानता हूँ एज ए लॉयर अपन को भी क्या पार्टिसिपेट करना चाहिए। कि अपन को चाहिए, ठीक है हमारा प्रोफेशन है, 2 रुपये अपन भी कमाते हैं, पर सबसे बड़ी बात यह कि अपन सोसाइटी को क्या दे रहे हैं। सर हमारी भी तो मॉरल ड्यूटी है, आपकी भी मॉरल ड्यूटी है। देखो सोसाइटी हमसे कोई ना कोई क्वेश्चन करेगी, हमसे नहीं करेगी, हमारी आने वाली पीढ़ियों से करेगी। नीरज जी, अभी जैसे आपने बात की निर्भया केस के बारे में, तो हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में जो निर्भया केस के बाद में इंडियन जो लॉ है, भारतीय कानून है, वो काफी सख्त भी हुए हैं। लेकिन इतनी सख्ती के बावजूद भी जो बलात्कार के केस हैं वो नीरज जी अभी कम नहीं हुए हैं। तो ऐसा क्या कारण है, या इसके बारे में समाज को क्या सोचना चाहिए? मनोज जी, जैसे ही मैं निर्भया केस के बारे में सोचता हूँ, सही में मेरी आत्मा दहल जाती है। आप अज्यूम कीजिए उस रात उस लड़की के क्या सीन घटित हुआ होगा। अपन मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में काफी सुना था कि ऐसे ऐसे हैवान अपनी सोसाइटी में हैं जो केवल व्यक्ति के साथ बलात्कार नहीं कर रहे, जो उस लड़की के साथ बलात्कार नहीं किया, उसने हम सबकी आत्मा को झकझोर दिया है। आप मानो आज हमारी बहन बेटी सब चलती हैं और उनके साथ ऐसी घटना घट जाए, शायद आप भी वाइब्रेट हो रहे हो और मैं भी वाइब्रेट हो रहा हूं। अपन सोच कर ही ऐसे घबरा जाते हैं कि वो सीन जब दृश्य अपने सामने आता है तो अपन को लगता है कि आज भी हम उस भारत देश में रह रहे हैं जिसमें रानी पद्मावती जैसी थी, शिवाजी जैसे थे, महाराणा प्रताप जैसे थे, हाडा रानी का नाम सुना होगा आपने। ये हमारी सभ्यता रही है। ठीक है, मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाता। लीगल एस्पेक्ट में देखें अपन, निर्भया केस के बाद क्रिमिनल अमेंडमेंट 2013 हुआ। हाँ, बहुत सारे मेजर अमेंडमेंट हुआ जिसमें अपनी जो पहले कानून था आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, सब में चेंजेस हुए, काफी अमेंडमेंट हुए और अलग से एक एक्ट में हुआ, एसिड में भी हुआ है। देखो मनोज जी, मैं फिर आता हूँ, मेरा एक ही शब्द है, मैं जितना समझता हूँ मॉरलिटी लीगलिटी एक साथ चलनी चाहिए। आपको कानून का ज्ञान भी होना चाहिए, आपको अपने संस्कारों का भी होना चाहिए। अगर ये चीज समाज में चले तो शायद निर्भया जैसे केस
मेरे हिसाब से देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी आप कितना भी सख्त कानून बना दो, यदि उसका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, कानून तो बन गया पर उसको इतना एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा, उसका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, अपराधियों में डर पैदा नहीं हो रहा, तो ऐसे कानूनों की क्या आवश्यकता। बिल्कुल सही। हम ऐसे केसों से समाज में, सोसाइटी में और भारत देश में एक नई मिसाल कायम कर सकते हैं कि यार अपन ने ऐसा सीन देखा और हमारा भारतीय कानून इतना तटस्थ था कि उनको फांसी पर चढ़ा दिया। लेकिन सर इसमें फिर यही होना चाहिए कि जो हमारी फास्ट ट्रैक कोर्ट है वो और भी प्रभावी तरीके से काम करें। नहीं, निर्भया जो पुलिस है, न्यायपालिका है, उनको बहुत सशक्त और तरीके से बनाया जाए, उनको और सशक्त बनाया जाए। मनोज जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। निर्भया केस के बाद फास्ट ट्रैक कोर्टों में बहुत ही बदलाव आया है और मेरे हिसाब से हर जिले के अंदर, और अब शायद ऐसा बन रहा है कि हर तालुका के अंदर भी अपनी सरकार है आगामी में चाह रही है कि हर तालुका के अंदर भी फास्ट ट्रैक कोर्ट आए। फास्ट ट्रैक कोर्ट आ गई और आप दूसरा कह रहे थे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। देखो, आप सबसे पहले, आप जैसे कोई आदमी नॉर्मल है तो आप लॉ का प्रोसेस में आपको समझाता हूं। जैसे किसी ने अपराध किया तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो जिसके यहाँ अपराध हुआ है, जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, वो सबसे पहले क्या देगा, इंफॉर्मेशन देगा पुलिस को, पुलिस डिपार्टमेंट को। ठीक है ना? ठीक है। क्योंकि हम बड़ी बड़ी एजेंसियों को नहीं जानते कि किस डिपार्टमेंट में जाएगा, निर्भया वाला सीबीआई में जाएगा, फलाने में जाएगा। अपन को क्या करना है, पुलिस डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन। अब सपोज करो कि अपन ने पुलिस को इंफॉर्मेशन दे दी और पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर्ड कर ली, उसके बाद हमारा काम खत्म होता है जी। अब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो पुलिस है, उसका काम है कि वो प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करे। अगर पुलिस चाहे, मेरा मानना है एज ए लॉयर, मैं मानता हूं कि अगर पुलिस चाहे या अपनी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं, जैसे सीबीआई हो गई या अपनी आईबी हो गई या ईडी हो गई, ये अपना प्रॉपर तरीके से काम करें ना, तो आधा अपराध तो मनोज जी मैं करूं वैसे ही खत्म हो जाए। ऐसे ही खत्म हो जाए। बिल्कुल सही बात। जब अपनी चर्चाएं चली थी तो मैंने कहा था ना आपसे कि अपराधियों में भय है, अपराधियों में डर है ना, और आमजन में विश्वास। अगर हम इस ध्येय वाक्य को साकार कर देना तो क्राइम में देखोगे आप धीरे धीरे गिरावट आती चली जाएगी। आजकल सर हम देखते हैं कि जो सोशल मीडिया पर जो अश्लील कंटेंट चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये चीज भी अपराध को बढ़ावा देती है। बिल्कुल बिल्कुल। रिसेंटली अपन रणवीर वाला देख रहे हैं जो मुद्दा, मतलब आप ये देखोगे अपन पॉडकास्ट कर रहे हैं अपन, और ऐसे उन्होंने एक शो बनाया, मेरे को उसका नाम याद नहीं है क्या शो था, और उस शो में उन्होंने क्या किया, शायद मेरे को बोलने में भी शर्म आ रही है कि आप उन चीजों को, उन मर्यादित चीजों को, और आप पब्लिकली कर रहे हो, बिल्कुल गलत। जिनको हम, हमारे जैसे, जो मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूं, हमारे जैसे परिवार में आज भी कोई अगर टीवी पे गलत सीन आ जाता है तो या तो हम उठ के चले जाते या फिर चेंज कर देते। और आप पब्लिकली उस चीज को बोल रहे हो, मेरे हिसाब से ये बहुत ही गलत हो रहा है। सोसाइटी में, देश में अपन क्या देना चाहते हैं, ये सबसे पहले हम अपने अंदर झांकें। क्या ऐसे अनर्गल बातों से हिटोना ही, अगर मेरे को लगता है कि आप पॉपुलैरिटी गेन कर लोगे, तो ऐसी पॉपुलैरिटी अपन को नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर जी। निर्भया के केस में हमने देखा कि कानून तो बना, लेकिन मैं एंड में फिर भी मैं वही बात करना चाहूंगा, कानून बना लेकिन इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं हुआ। बिल्कुल। वो कैसे नहीं हुआ, जहां तक मेरा मानना है कि कानून का सही तरीके से पालन नहीं हुआ। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, क्यों कि जो अपना अपराधी है उसको पता होता है कि जो हमारे यहाँ न्याय प्रक्रिया है वो बहुत धीमी तरीके से कार्य करती है। 10-10 साल, 15-15 साल लग जाते हैं। अब आप एक बात बताइए, मेरे ख्याल से जो निर्भया केस हुआ था, आई थिंक 2011-12 के आसपास का है ये, और उसको कंक्लूड होने में कितना टाइम लगा था? मनोज जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं इसका, देखो, मैं पहले ही कह रहा हूं, मेरे ख्याल से यूएई के अंदर या दुबई के अंदर ये सारे अगर इस तरीके से, या चाइनाज के अंदर अगर ऐसे केस अगर होते हैं, तो मेरे ख्याल से विद इन मंथ में उसको सजा मिल जाती है।
मनोज जी देखो, मैं आपको समझाता हूँ। आप कह रहे हो कि एजुकेशन लॉ का, जो लॉ का एजुकेशन नहीं होता, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, ना मेरी कोई आइडियोलॉजी है। आप और मैं एक बात पर सहमत होंगे। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ और आप देखो सहमत होंगे। हमारा पड़ोसी स्टेट है उत्तर प्रदेश, यूपी। बिल्कुल ठीक है ना, उसमें क्या हुआ, सत्ता का परिवर्तन हुआ है केवल। बिल्कुल जितने भी अधिकारियां हैं वो सब वही हैं, समझ रहे हो ना आप? बिल्कुल सही केवल बात है। सत्ता का परिवर्तन हुआ है। बिल्कुल। और अपराधियों में कितना भय। आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, कोई एमपी से बिलोंग करता हो, जितनी अपराधी राजस्थान में भाग रहे हैं। सत्ता का परिवर्तन। हमारे एक एक वर्ड है, लीडरशिप इज नॉट अ चॉइस, इट्स ए रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप लीडरशिप कर रहे हो तो ये आपकी चॉइस नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी। और मेरे को शायद लगता है कि योगी जी ने बखूब निभाई है ये जिम्मेदारी। रेशियो देखो आप, आ, पहले जब अपन चर्चा करते थे कि यार कानून कानून कानून, आप देखो, आप गुजरात जाओ कभी, गुजरात में आपको ये जो अपने नवरात्र आते हैं, तो नवरात्रा के टाइम पे क्या देखने को मिलता है कि महिलाएं रात को डांडिया खेलने जाती हैं और 12-1 बजे तक वो डांडिया खेलती हैं। बाकायदा उन्होंने ऑर्नामेंट्स पहने रखे होते हैं और सारे अपने ड्रेसअप में जाती हैं और वो खेल के आती हैं 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, और बिल्कुल डर नहीं है। ये किसका काम है? प्रशासन आपको क्या दे रहा है? सुरक्षा दे रहा है। जिस प्रशासन का पहली मूलभूत व्यक्ति को देने का अधिकार है, जो उसकी ड्यूटी है, सुरक्षा। अगर आप अपन यहाँ पर पॉडकास्ट कर रहे हैं और अपन को लगे कि यहाँ पर कोई मिसाइल हमला कर देगी, तो क्या अपन इंटरव्यू ले सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जो अपनी सरकार का काम है, सबसे पहले सुरक्षा मुहैया करा देना। अगर आदमी को लगता है कि हाँ मैं यार कहीं भी घूम रहा हूं और मैं निर्भय हूं, कोई टेंशन नहीं है, महिलाओं को लग रही है 12 बजे आऊं या 1 बजे आऊं या मैं कभी भी आऊं, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, सरकार है मेरी सुरक्षा के लिए, कानून बना पड़ा है। अगर वो आम आदमी में ये विश्वास आ जाए, फिर देखो आप। और उसके लिए हाँ, मैं मानता हूं थोड़ी सी सख्ती जरूर होनी चाहिए जरूरत है। और दिन पे दिन अमेंडमेंट होना चाहिए। अगर हमको लगता है कि कोई हमारा कानून स्लो है या उससे अपने समाज में जो विकास है वो रुक रहा है, तो उसको में अमेंडमेंट करें। देखो सर, सलमान खान जो हिट एंड रन केस में क्या हुआ कि दुर्घटना का बचाव किया गया। मेरे ख्याल से दुर्घटना का जो बचाव किया गया, तो ये हमारा जो इंडियन लॉ है उसका लूप होल था, तो क्या ये वाजिब था? मनोज जी, मैं आपको बताता हूं, भारतीय कानून है ना, वो इंटेंशन पर आधारित है। मैं आपको 100 उदाहरण दूंगा। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूं कि मैं आपके कमरे में आ रहा हूं, आप मेरे को पॉडकास्ट कर रहे हो और आपकी यहाँ पर कोई कीमती चीज रखी है। जैसे ही अपना इंटरव्यू समाप्त हुआ और वो गलती से मेरे जेब में चली जाती है, तो मेरा इंटेंशन क्या है? बोनाफाइड, मेरे को पता नहीं। बिल्कुल। और यदि मेरे को लगता है मनोज जी की कीमती हीरे वाली जो आप अंगूठी पहनते हो और मैं उसको रख के ले जाता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूँ? क्राइम कर रहा हूँ, क्राइम कर रहे मैं चोरी कर रहा हूँ। अब हिट एंड रन वाले में तो ये मैं आप जनरली कर रहा हूँ, आप किसी भी केस में ले लो, आप थेफ्ट के में ले लो, रेप के में ले लो या हिट एंड रन वाले में देख लो, तो हमारा संविधान, हमारा कानून क्या देखता है कि आदमी का इंटेंशन क्या है। अब सलमान वाले केस में आते हैं, तो पहले क्या चला कि भाई हाँ उस पर गलती हुई। पहले लगा उसने लीकर पी रखी थी, उसने मतलब अल्कोहल ले रखा था और उसने फिर उस एक्सीडेंट कारित किया, फिर उसके बाद मर गए, ठीक है ना। फिर इन्वेस्टिगेशन चलती रही, फिर पता चला कि उसमें सलमान खान थे ही नहीं, गाड़ी चला ही नहीं रखे थे, ड्राइवर था। तो ये जो डिले हो रहा है ना, ये जस्टिस में डिले हो रहा है, ये आपकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बदलता रहता है। वही बात आ गई सर, अमीर लोग। बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये बड़े बड़े जो, मैं ये नहीं कहूंगा कि कानून सबके लिए नहीं है, मेरे को ये कहना उचित नहीं है, कानून सबके लिए समान है, ठीक है। पर हाँ, कहीं कहीं अपन देखते हैं और उदाहरण मिलता है अपन को सोसाइटी में कि ऐसे बड़े रसूखदार हैं जो वो निकल पाते हैं। एक चीज हमने देखा सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई या उन्होंने फांसी लगाई, तो उसके बाद में जो उनका केस था, असली मुद्दा था, उसको जोड़ दिया गया ड्रग्स एंगल्स के साथ में। तो जो मीडिया है, मीडिया केस को डाइवर्ट भी कर देते हैं, ऐसा है क्या सर?
बिल्कुल, मैं आपको 2 उदाहरण दूँगा। एक जेसिका लाल हत्याकांड हुआ था अपने यहाँ पर, जी, जिसमें क्या है, मैं किसी बड़े पॉलिटिशियन के लड़के ने, और केवल उसने उसको वाइन सर्व नहीं की या दी नहीं। एक टाइम हो गया कि 10 बजे के बाद आप शराब नहीं पी सकते, वो बार में शराब पी रहा है, और इसी बात पे एक छोटी-सी कमी के लिए उसने उस गोली मार दी और वो मर गई। इन्वेस्टिगेशन चली और पता चला वो बरी हो गया और सब काम हो गया। पर इस चीज में मीडिया ने क्या बखूबी अपना, अपन कहते हैं, कर्म निभाया है, रोल निभाया है। बिल्कुल बिल्कुल, उसको मतलब ऐसे लगा कि नो वन किल्ड जेसिका, मतलब आदमी मर गया तो मारा किसने? किसी ने तो मारा है। और प्रॉपर ट्रायल हुई, उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई, और फिर बाद में आपको पता है कि उसको सजा मिली। अब सुशांत सिंह वाले केस में भी आप बिल्कुल सही है, मीडिया ने देखो कितने एंगलों से उसको घुमाया है। काफी टाइम तक उसको क्या, इसका एक फर्क वो भी है, जब सुशांत सिंह की ये हुई थी, जो मेरे हिसाब से कोरोना वगैरह शायद चल रहा कोरोना था, टाइम में बिल्कुल, तो पब्लिक भी क्या फ्री थी, घर में थी, पूरे दिन टीवी चलता रहता था, और मीडिया को भी ऐसी लेटेस्ट चीजें चाहिए ना, चटपटी चटपटी चीजें चाहिए। तो पहले तो अपन ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि इज दिस डेथ और सुसाइड, नहीं, यस, कि अब सुसाइड है या उसने अपनी कॉज खुद की, अपने डेथ कॉज खुद की है। बाद में उसको ले गया ड्रग्स से, फिर उसमें लिविंग का आ गया, वो एक अभिनेत्री है रिया रिया चक्रवर्ती, चक्रवर्ती। फिर उसको ले लिया। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये किसकी कमी है? ये अपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कमी है। और थोड़ा मीडिया को भी धैर्य रखना चाहिए। देखो, मैं कहीं कहीं कहता हूं मीडिया को केवल न्यूज दिखानी चाहिए, आप प्रमाण पत्र मत दो किसी के बारे में। बिल्कुल, आप केवल अपनी न्यूज दिखाएं। सोचने के लिए जनता है, कानून है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो अपना काम करती रहती है। आप ये मत कहो ये सत्य है ये असत्य है, आप अपना रोल प्ले करो, आप न्यूज दिखाओ, पब्लिक क्या सोचती है क्या नहीं सोचती। अब मैं इस केस को डिस्कस करूं मनोज जी, तो 4 बार तो मैं ही कंफ्यूज हो जाता हूं बिल्कुल, 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 कि ये केस था क्या, और अब तक ये पहेली बनी हुई है। अब तक भी अभी तक इसका मेरे ख्याल से रिजल्ट नहीं आया है, नहीं कंक्लूड ये केस अभी हुआ नहीं नहीं है। तो सर जी एक बात और बताइए मुझे कि मुंबई में 26/11 को अटैक हुआ, और एक ऐसा अटैक था जो हमारी देश की हर चीज पर बहुत गहरा आघात पहुंचा था। उसके द्वारा काफी लोगों की जानें भी गई थी, और उसका जो मास्टरमाइंड था वो कसाब था। तो कसाब को हमारे इंडियन लॉ ने निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया था, निष्पक्ष सुनवाई का जो दिया था, तो ये ठीक था या सही था या गलत था? इसमें 2 चीजें हैं। देखो, भारतीय कानून कहता है कि अपराधी को भी सुनने का अधिकार है। सर वो कैसा सुनने का अधिकार है सर? कसाब का केस देखो आप, मैं ये बात मान रहा हूं आपकी बात को, एक ऐसा हमला, एक ऐसी साजिश कि इंडिया को दहला दिया जाए, ऐसे ऐसे लोग मारे गए उसके अंदर, ऐसे ऐसे बच्चे मारे गए कि जो अपन देख भी नहीं सकते हैं, इतना बड़ा क्राइम था वो। अब उस केस में कैसे हम अपराधी को सुनने का अधिकार दे सकते हैं? आप ऐसा अपराध आप यूएई में करके देखो ना, आप या अमेरिका में करके देखो, चाइना में करके देखो, फिर क्या होता है। मनोज जी, जो आप कह रहे हैं ना, आपके शब्दों में इतनी गंभीरता है और इतना जोश दिख रहा है, मेरे को लगता है कि एज ए लॉ मैं इसको बताऊं तो अलग ओपिनियन है, और एज ए ह्यूमन मैं बोलूं तो अलग ओपिनियन है। देखो, एज ए लॉ मैं बोलूंगा तो उसका राइट है ना, और एज ए ह्यूमन कहता हूं तो भाई उसको सड़क पे फांसी की सजा दो। नहीं, ठीक है, अपने कानून में काफी यहाँ कमी है, काफी सारे अपने इस पे बहुत बड़ी डिस्कस चलती है, बहुत बड़ी डिबेट देखते हैं अपन। पर देखो, जो अपनी सोल है, मैंने पहले ही बताया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो सोल है वो फिर भी कहीं ना कहीं आगे है। या आप ये भी कह सकते हो यार वो चीज है। देखो, कसाब वाला मैटर क्लियर है, निर्भया वाला मैटर क्लियर है ना, आप समझ रहे हो इन चीजों को। जैसे मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ, मैं शायद बार बार में आप कहोगे योगी जी का नाम ले रहे, योगी जी, पर उन्होंने देखो उदाहरण पेश किए हैं। उदाहरण पेश किए हैं,
बिल्कुल। वो दुबे जी थे जो जिन्होंने उज्जैन में महाकालेश्वर के द्वारा यहाँ सरेंडर किया और बाद में पता चला एनकाउंटर हो गया। पब्लिकली बहुत वाहवाही मिली मोदी योगी जी को, बिल्कुल। बहुत वाहवाही मिली। इसको कहते हैं योगी, जैसे ही उत्तर प्रदेश की सीमा में आया और एनकाउंटर कर दिया। इसको कहते हैं प्रशासन, इसको कहते हैं शासन करना। पर लीगली अपन देखें, देखो लीगली किसी भी व्यक्ति ने कैसा भी घृणित अपराध किया है, कानून उसको सुनेगा, वो उसका राइट है। राइट है। आप उसको डिनाइल नहीं कर सकते कि आपने भाई ये किया है तो आपको सुना ही नहीं जाएगा, या कहो कि भारतीय कानून की विशेषता है सुनने का, कि भारतीय कानून आप घृणित से घृणित व्यक्ति को भी मौका देता है अपनी बात कहने का। सर एक बात बताइए कि विजय माल्या है, नीरव मोदी हैं, वो आउट ऑफ इंडिया हैं, हमारे देश से बाहर हैं, और वो अपराधी हैं, हमारे देश के अपराधी हैं। तो ऐसे अपराधियों को वापस इंडिया लाना मुश्किल है। तो ये मतलब ऐसा क्यों है, क्यों नहीं आ पा रहे वो हमारे यहाँ पर? मनोज जी, ऐसे अपराधी देश से भाग करके विदेशों में शरण ले लेते हैं तो वो बच जाते हैं। तो इसका क्या है, क्या लॉजिक है सर इस चीज का? मैंने पहले भी कहा था मनोज जी, इनको बिजनेसमैन कहना बंद करें, ये देश के लुटेरे हैं। अब आप कहते हो कि आ नहीं सकती, ऐसा भी नहीं है। कुछ अमेंडमेंट, कुछ ट्रीटीज जो अपन फॉरेन ट्रीटीज हो रही हैं, कुछ देश से आपको पता है कि ये अपन ऐसा नहीं कर सकते, है ना, और कुछ अपने कानून को सख्त करके एक एक पैसा भारत में आ सकता है। बिल्कुल। पर हमको परिवर्तन करना पड़ेगा, हमको संशोधन करना पड़ेगा, कानून की जहां कमियां हैं उनको सुधारना पड़ेगा। नहीं तो पता चलेगा आज नीरव मोदी, विजय माल्या, कल संजय शर्मा, नीरज खंडेलवाल, ये उदाहरण बन जाएंगे। अगर आप सख्ती से पालन नहीं करवाओगे अपराधी को, अगर उसमें कानून का भय नहीं होगा। सर एक बात बताइए, जैसे नीरव मोदी हैं या फिर जैसे विजय माल्या हैं, ठीक है, ये हमारे देश का पैसा लेकर के और विदेशों में भाग गए, तो क्या इनकी इंडिया में इतनी संपत्तियां नहीं है कि उनको जब्त किया जाए? नहीं, गवर्नमेंट ने उनकी प्रॉपर्टी अटैच की है, हाँ। पर क्या वही बता रहा हूं ना, जैसे आप एक आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसका जितनी मेरे को नॉलेज है उसको लगता है कि उसकी सारी प्रॉपर्टी अटैच कर रखी है और जितना पब्लिक का पैसा है वो भी मिल सकता है, पर कहीं ना कहीं कानून की कमी की वजह से वो डिले हो रहा है। नीरज जी, क्या आपको लगता है कि जो फांसी की सजा का जो कॉन्सेप्ट है वह पुराना हो गया है? मनोज जी, ये बहुत बड़ी डिबेट है। कैपिटल पनिशमेंट, मृत्युदंड, डेथ पेनल्टी। पहले पता है आपको 302 ताजे रात हिंद, अपन जब छोटे से थे और मूवियों में देखते थे तो चलते थे कि यार ताजे रात हिंद। जब धीरे धीरे हमने जब LLB की एज ए लॉयर बने तो हमको लगा कि डेथ पेनल्टी है क्या एक्चुअली में। भारत में क्या, रेयर टू रेयर केसेस में बिल्कुल जो घृणित काम है उनमें फांसी का प्रोविजन है। मेरा मानना है, मैं अगर लॉबी की सुनूं, एक लॉबी, तो वो कहते हैं कि बिल्कुल गलत है, डेथ पेनल्टी होनी नहीं चाहिए। और मेरा मानना है, जब मैं समाज में देखता हूं कि आज भी निर्भया जैसे केस हो रहे हैं, तो शायद डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। लगता है आपको इतना घृणित काम है जिसको हम बोल भी नहीं सकते, तो उसमें मेरे लगता है कि अपराधियों में जब भी भय बनेगा जब अपन कैपिटल पनिशमेंट कंटिन्यू रहेगा। अच्छा सर एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि जो भारत में जो प्लिया बार्गेनिंग सिस्टम है वो और मजबूत होना चाहिए? मनोज जी, सबसे पहले सोचो प्ली बार्गेनिंग होता क्या है जी। अपन किसी दुकान पे गए और अपन बार्गेनिंग करते हैं ना, आलू कितने रुपए के, ऐसे ही जुडिशरी सिस्टम में प्ली बार्गेनिंग कंसेप्ट है कि मैं अपना जुर्म तो स्वीकार कर रहा हूं पर मेरे को कुछ ना कुछ रियायत तो दो। देखो अपने यहाँ कुछ चीजों में प्ली बार्गेनिंग है, पर अमेरिका, ब्रिटेन में ये बहुत ज्यादा प्रचलन में है। नीरज जी, हम सुनते हैं जैसे कई बार ट्रायल बाय जूरी, ये है क्या? मनोज जी, एक केस हुआ था, नानावटी केस, काफी फेमस केस हुआ है। जो भी लॉ स्टूडेंट है या लॉयर है उन्होंने काफी ने पढ़ा है, एविडेंस का बहुत मेन जो कहते हैं लीडिंग केस रहा है।
उसमें क्या है, जूरी ने काम किया था। ट्रायल वाली जूरी ये है कि कुछ एक्सपर्ट्स को लेके, जज प्लस कुछ समाज के कुछ एक्सपर्ट को लेके एक जूरी बनाई जाती है, और वो अपना जब अपनी ट्रायल हो जाती है तो उसके बाद सजा प्रोनाउंस करते हैं। पर नानावटी केस में कुछ मैं कहूँगा कमी रह गई, जिसके बाद इंडिया में जूरी सिस्टम बिल्कुल नगण्य हो गया। तो क्या ये वापस आना चाहिए इंडिया में? मेरा मानना है कि जैसे अपन देखते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बेंचें चलती हैं, डबल बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, तो ये भी एक जूरी है। लॉ एक्सपर्ट बैठे हैं, लॉ जजेस बैठे हैं और वो कर रहे हैं। मैं यूँ कहता हूँ ट्रायल से ज्यादा अपन फोकस अगर किस पर दे, इन्वेस्टिगेशन पर। देखो बिल्कुल सही बात है। इन्वेस्टिगेशन आप प्रॉपर कर रहे हो ट्रायल में तो ठीक है, 19 एडवोकेट करता है, पर इन्वेस्टिगेशन अगर प्रॉपर हो गई तो जूरी ठीक है। कहीं कहीं लगता है बहुत ही बड़ा मुद्दा है, जैसे राम मंदिर का हो गया, 377 हो गया, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी है और बड़े बड़े लैंडमार्क जजमेंट दिए हमारी सर्वोत्तम न्यायालय ने, और सबको विश्वास भी है अपेक्स कोर्ट पर। तो ठीक है, समय को परिवर्तन देखते हुए, समय के साथ ठीक है अपने पास है। और जब बेंच पूरी बैठ रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठ रही है, ये भी क्या एक जूरी तो है ना भाई। 5-6 जजेस बैठते हैं डबल बेंच में, डबल 2 माइंड हो गया ना, जजेस का 2 माइंड काम कर रहा है ना। और जूरी में क्या है कि जज के अलावा और व्यक्तियों का माइंड काम कर रहा है, वो जूरी तो है। उसको उसने आपने डबल बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नाम दे दिया, उस टाइम पे वो जूरी थी। वहां पर सारे लॉ एक्सपर्ट बैठ रहे हैं, वहां पर कुछ समाज के प्रतिष्ठित आदमी या कुछ वो थे। पर वर्तमान में मेरे को लगता है कि ठीक है। नीरज जी, हम देखते हैं कि जो सोशल मीडिया है वो किसी भी व्यक्ति को ऊपर भी पहुंचा सकता है और नीचे भी पहुंचा सकता है। और सोशल मीडिया पर आजकल रोस्टिंग सिस्टम भी हम देख रहे हैं जो बहुत ज्यादा प्रचलन में है। मतलब सोशल मीडिया के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति का सार्वजनिक अपमान भी कर रहे हैं, रोस्ट कर रहे हैं हम उस व्यक्ति को। तो उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहते हो? मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि सोशल मीडिया एक जागरूकता, एक अवेयरनेस का साधन होना चाहिए। पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपन देखें तो सोशल मीडिया का जो काम होता है वो नहीं हो रहा है। जैसे आपने कहा रोस्टिंग बहुत होती है, जैसे आप नए नए जो ये शोज आ रहे हैं, आप किसी कंटेस्ट को बुलाते हो, भद्दे मजाक करते हो, अस्मिता के साथ खेलते हो, और फिर आप कहते हो कि ठीक है मेरी रील वायरल हो गई। आजकल ऐसे शो भी बहुत आ रहे हैं, और मैं अब हम पर्सनली किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, बट आ रहे हैं सर। देखो मेरे को लगता है कि अगर सोशल मीडिया पे अगर कहीं भी आपका अपमान हुआ है, और जो अपमान हुआ है उसमें कहीं भी सत्य नहीं है, केवल आप अपनी पब्लिसिटी करने के माध्यम से किसी को रोस्ट कर रहे हो, भद्दे कमेंट्स कर रहे हो, तो कानून ने आपको अधिकार दिया है, आप डिफॉर्मेशन का केस उस व्यक्ति पर लगा सकते हैं, मानहानि का केस लगा सकते हैं। यदि यथार्थ में वो चीज सत्य नहीं है और अपने पॉपुलैरिटी की वजह से उसने गलत बोला, उसको लगा कि मैं ये रील्स मनोज जी के बारे में या मेरे बारे में बोलकर अपने व्यूज बढ़ा सकता हूं, पब्लिसिटी बढ़ा सकता हूं, तो हमको भारतीय संविधान, भारतीय कानून डिफॉर्मेशन का अधिकार देता है कि अपन जाएं और उस फलाने व्यक्ति पर डिफॉर्मेशन का केस करें। डिफॉर्मेशन भी 2 तरह का होता है, सिविल और क्रिमिनल। बाकी ये सारी चीजें लॉ मेरी वीडियोज आती हैं उसमें देख सकते हो। पर मैं फिर भी कहूंगा सोशल मीडिया पे अपन अच्छा कंटेंट दिखाएं। बिल्कुल ठीक है ना, आप अच्छा कंटेंट दिखाएं जिससे समाज में जागरूकता आए, लोगों में अवेयरनेस आए। जैसे आप और हम बैठे हैं यहाँ पर, ये क्या है, ये समाज को एक नई चीज दे रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। ठीक है हमारे फॉलोअर्स कम हो, ठीक है हमको लाइक्स कम मिले, क्या फर्क पड़ता है, पर एक बंदा अगर हमारे शो को देखता है और उसको लगता है यार कितना लीगल एस्पेक्ट में बोले, कितना सही बोले, कहीं भी मर्यादा का भंग नहीं हुआ, तो ठीक है ना, अपना अपना है। और मेरे को लगता है कि थोड़ा सा कठोर कानून भी आना चाहिए इसमें। अगर किसी की मर्यादा के साथ खेला जाएगा तो वो शायद बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। गलत बात है, बर्दाश्त नहीं होना चाहिए।
सर एक चीज़ मैं देखता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल निर्भया केस की में उस बच्ची पर एसिड अटैक किया गया, और एसिड के केस भी मैं देखता हूँ जनरली तौर पर मैरिज के केस में भी ऐसा सुनने में जैसे कभी कभी मिलता है। तो जो एसिड अटैक जो होता है, एक तो हमलावर हो गया, और एक जहां से वो बंदा एसिड खरीद के ला रहा है, तो मेरे ख्याल से तो दोनों को दोषी माना जाना चाहिए सर। इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहते हो? मनोज जी, वो दोषी है, और अपने कानून के अनुसार यदि मैं आपकी दुकान पर एसिड लेने जा रहा हूँ या कोई भी शॉप पर एसिड लेने जा रहा हूँ, तो मेरे को मेरी आईडी दिखानी पड़ेगी, और पर्टिकुलर अगर वो क्वेश्चन अराइज करता है कि किस पर्पज के लिए जा रहा है, तो वो पर्पज देना पड़ेगा। पर आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि यदि एसिड बिकेगा ही नहीं, देखो अपन ये कहते हैं कि एसिड नहीं बिक रहा, तो ये साल्ट है, जो एसिड है, बहुत सारी चीजों में काम भी आता है। पर दुकानदार को भी इतना अवेयर होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति एसिड लेने आता है तो उसकी आईडी ले, पूरी डिटेल लिखे, और फिर उसको एसिड दे। नहीं, ओके। अब जैसे अपन एसिड का कह रहे हो, ऐसे पेट्रोल पंप है, एक कानून है कि आप बोतल में पेट्रोल नहीं ला सकते, और फिर भी प्रचलन चल रहा है। प्रचलन चल रहा है सर, क्योंकि उसको क्या लगता है कि मेरी सेल हो रही है, और एसिड वाले को भी मतलब नहीं इसका वो क्या यूज में ले रहा है। मेडिसिन शॉप पर देखते हैं अपन, बहुत सारी मेडिसिन है जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से नहीं मिलेंगी, पर डॉक्टर वो पर्ची में लिखता ही नहीं है, और वो डायरेक्ट मांगता है कि वो पर्टिकुलर सिरप या पर्टिकुलर मेडिसिन दे दो, और केमिस्ट उसको दे देता है। देखो, हम अपना थोड़ा बहुत स्वार्थ अपन को छोड़ना पड़ेगा, और इसके लिए कानून की, मेरे को लगता है कि मतलब कानून को इतना सशक्त होना चाहिए इन चीजों के लिए। ये क्यों, क्या है, माइनर चीजें नहीं है मनोज जी। हम जब पढ़ी लिखी समाज की, सोसाइटी की बात करते हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें ही अपराध में वर्णित होती हैं। अपराध कमिट करने के लिए बहुत प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आपके माइंड में पहले अपराध आएगा, फिर आप कृत्य करोगे, भूमिका बनाओगे, प्रिपरेशन करोगे, फिर एक्शन करोगे। क्या पता आपने माइंड में क्या करा और आपने एक्शन ही नहीं किया, तो अपराध कहाँ से हुआ, है ना। तो थोड़ा सा अपन को क्या है, कानून को सख्त करना चाहिए, और थोड़ी हमारी भी जागरूकता है कि यार हम कहीं भी जाएं तो किसी को, या अपना थोड़ा सा स्वार्थ को छोड़ना पड़ेगा। एसिड की बात देख लो, या मेडिकल शॉप की बात देख लो, या पेट्रोल पंप की बात देख लो, थोड़ी सी हमको अवेयरनेस आनी पड़ेगी, थोड़ा सा हमको सोचना पड़ेगा कि यार इसका उपयोग कहाँ ले रहा है, और थोड़ा हम सख्ती से, अगर दुकानदार चाहे ना मनोज जी कि एसिड क्यों ले जा रहा है, उससे 4 क्वेश्चन अराइज करे, तो शायद अपराध भी खत्म हो सकता बिल्कुल, है। अपराध भी वो बंदा नहीं कर सकता उसको लगेगा यार इतना इतना सख्त है, क्या नहीं है, 4 आदमी टोक रहे हैं, वो दुकान वाला टोक रहा है, तो अपराध में कटौती आएगी। अच्छा सर, अभी हम एक जनरली क्वेश्चन लेते हैं कि एडवोकेट्स के लिए, एडवोकेट बनने के लिए आपको एलएलबी करनी होती है, तो एलएलबी में अपन कैसे एडमिशन ले सकते हैं, और इसका आगे भविष्य में स्कोप क्या है, इसके बारे में सर थोड़ा सा बताइए हमें। मनोज जी, एलएलबी का क्या है, आप जब तक बंदा क्या है, मैंने देखा है, जब मैं 12th में था तो मेरे को कोई पता नहीं था कि लॉ कैसे होती है ना, और ग्रामीण परिवेश में अगर अपन रूरल में देखेंगे तो अभी लॉ का किसी को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि लॉ 2 टाइप्स की होती है। एक होती है आफ्टर 12th, एक आफ्टर ग्रेजुएशन। आप ग्रेजुएट हो तो लॉ कर सकते हो, और आपने 12th की है तो भी आप लॉ में एडमिशन ले सकते हो। एक नेशनल लेवल पे क्लैट एग्जाम चलता है अपना, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। आफ्टर 12th आप क्लैट का एग्जाम दीजिए, और आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, लॉ स्कूल आपको प्रोवाइड होंगे। आफ्टर ग्रेजुएशन आप किसी भी फील्ड से हो, किसी भी ब्रांच से हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, आप ग्रेजुएट हो और पर्टिकुलर आपने परसेंटेज गेन कर रखी है, फलाने यूनिवर्सिटी की 60 मांगते हैं, किसी की 65 मांगते हैं, किसी की 55 मांगते हैं, और वो आपने अचीव कर रखी है, तो आपको एडमिशन हो तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। स्कोप सर इसका भविष्य में क्या है? देखो, मेरा मानना है एज ए लॉयर कि लॉ की जानकारी हर किसी व्यक्ति को होना चाहिए। देखो, 2 लॉ में टर्म होती है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ। आप किसी लॉ की भूल, आप ये कह दो कि मेरे को तो लॉ की जानकारी नहीं थी और मैंने ये अपराध कर दिया, तो वो क्षमा योग्य नहीं है। नहीं, मेरे को तो पिताजी ने बताया नहीं राइट चलना है या लेफ्ट, पुलिस वाले ने चालान काट दिया,
ये क्षमा योग्य। हाँ, तथ्य की भूल है, आपको वास्तव में नहीं पता क्या है और आपकी मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, तो वो ठीक है। और मिस्टेक ऑफ लॉ, अगर आप कहते हो लॉ का स्कोप, तो लॉ का स्कोप बहुत ही वाइड है, बहुत ही वाइड है। रूल्स, नॉर्म्स, लॉ ये सोसाइटी में चलते रहते हैं। लॉ की जानकारी होना मेरे हिसाब से हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि उसके लीगल राइट्स क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में उसको राइट्स क्या क्या दे रखे हैं। और स्कोप में देखो तो देखो, आप लॉ ग्रेजुएट हो जाते हो तो आप एलएलबी करके एडवोकेट बन सकते हो, आप जुडिशरी का एग्जाम फाइट करके जज बन सकते हो, एलए बन सकते हो, किसी कंपनी के लीगल एडवाइजर बन सकते हो, कंपनी साइड से कंपनी के एडवोकेट बन सकते हो, बैंक साइड से बैंक के पैनल लॉयर बन सकते हो। आजकल तो विभिन्न कंपनियां, और कॉर्पोरेट में बोला जाए तो हर कंपनी में एक एलए बैठता है, लीगल एक्सपर्ट बैठता है, उनका लीगल ओपिनियन वो उनसे ही लेते हैं। तो लॉ का बहुत ही वाइड स्कोप है और आजकल चलन में भी है। सर, किसी व्यक्ति ने एलएलबी क्लियर कर ली, तो एलएलबी करने के बाद में क्या वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है क्या? मनोज जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखो, सुप्रीम कोर्ट के लिए अलग से एक एग्जाम होता है, AOR, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। ये काफी, मैं तो कहूंगा शायद टफ होता है। जिसने कहीं से ऐसे ही एलएलबी की डिग्री ले ली है खाली अपने आगे एडवोकेट लगाने के लिए, उसके लिए बहुत टफ है। और मैं ये भी कहूंगा बहुत इजी भी है। जो बंदा जुडिशरी की एग्जाम की तैयारी कर रहा है या रेगुलर कॉलेज जा रहा है और रेगुलर लॉ की बुक्स को, अपने एक्ट्स को पढ़ रहा है, तो उसके लिए इजी भी है। पर बिना AOR क्लियर करके आप सुप्रीम कोर्ट में वकालत नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हाँ। अब अपने यहाँ AIB का एग्जाम और हो गया है, मैं इसको भी आपको बताना चाहूंगा, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। हर बार में ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट लिया है कि आपने LLB कर ली, उसके बाद भी आपको एक, जैसे मेडिकल में चलता है, आपको पता है MBBS होने के बाद भी एक एग्जाम देना पड़ता है, ऐसे ही लॉ में आपने लॉ करने के बाद आपको AIB का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं प्रैक्टिस करूं तो AIB का एग्जाम आपको फाइट करना पड़ता है। ये बात अलग है कि वो ओपन बुक एग्जाम होता है, पर फिर भी एग्जाम आपको देना पड़ेगा। नीरज जी, आज की इस चर्चा में हम आपसे एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे। बड़ा अच्छा लगा आपसे कि जो अच्छा वकील है, अच्छा एडवोकेट है, वो अपने देश और समाज के लिए क्या कर सकता है? मनोज जी, अच्छा एडवोकेट ही नहीं, मैं कह रहा हूँ एक अच्छा इंसान भी समाज के लिए बहुत कुछ कर सकता नहीं सर, आज हम एडवोकेट के नज़रिए से हम बात कर रहे हैं आपसे, तो प्लीज आप हमें बताइए सर। है। मनोज जी देखो, एज ए लॉयर मैं आपको बताता हूँ कि कुछ जिम्मेदारी हमारी भी होती है। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ। जैसे ही केस आता है कोर्ट में, सबसे पहले मेरा मानना है कि एडवोकेट काउंसलिंग करे। जैसे भी अपन ने चर्चा करी कि जैसे डॉरी के केस आ रहे हैं, जैसे घरेलू हिंसा के ये जो केसेज आ रहे हैं अपने घर गृहस्थी संबंधित, अगर इसकी प्रॉपर काउंसलिंग हो जाए, ठीक है, आपको आपके प्रोफेशन पे थोड़ा सा धक्का लगेगा, आपकी फीस कम होगी, पर आत्मसंतुष्टि। देखो मनोज जी, कुछ चीजें ये होती हैं कि अगर आपको लगता है कि हाँ वास्तव में आपके बोलने से और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रही है, तो मेरे को लगता है आपको योगदान देना चाहिए। लॉयर बहुत काम कर सकता है, जैसे बहुत सारे एक कैंप लगा सकता है, लोगों को लीगल राइट्स के बारे में बता सकता है, आप जेल में जा सकता है, कैदियों को बता सकता है उसके लीगल राइट्स क्या है, नहीं समाज में बहुत अवेयरनेस ला सकता है, पुलिस के साथ जाके छोटी छोटे अपराधों को दूर कर सकता है, उनको लीगली जानकारी दे सकता है, जैसे CLG की मीटिंगों में होता है या बहुत जगह। क्योंकि हमारे देश में क्या है, रील्स आदमी देख लेगा पर बुक्स नहीं पढ़ेगा। बुक्स नहीं पढ़ेगा, रील्स में वो पूरा दिन बिता देगा। और अगर अपन चाहें कि कोई स्वामी विवेकानंद की या लीगल बुक पढ़ ले या आपकी CA की बुक पढ़ ले, तो वो नहीं पढ़ेगा। उसको लगेगा यार ठीक है यार, वो नॉलेज तो मैं यूट्यूब से ले लूंगा ना। तो एज ए लॉयर हमारी ड्यूटी भी है समाज के प्रति कि हम लोगों को बताएं कि कानून है, भारतीय कानून आपको ये सुविधाएं देता है, यदि आप भारतीय कानून का उल्लंघन करेंगे तो आप अपराध कर रहे हैं और आपको ये सजा मिल सकती है। तो मेरा मानना है कि आप घर से बाहर निकल रहे हो और रात को आप घर आ रहे हो, लॉ आपके चारों ओर घूम रहा है। बिल्कुल। तो छोटी छोटी जानकारियां होती हैं जो मेरे को लगता है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या ट्रायल कोर्ट के एडवोकेटों को देनी चाहिए।
मेरे को लगता है कि अच्छी काउंसलिंग से घर परिवार बच सकते हैं। मेरे को लगता है कि जुडिशरी में जो केस पेंडिंग है उनको भी, जैसे आपने बताया कि करोड़ों केसेस चल रहे हैं, और एज ए लॉयर अपन चाहें तो इन केसों में काफी कमी आ सकती है। तो मनोज जी, मैं बस यही कहना चाहता हूं कि आप लॉ को पढ़ो मत, आप लॉ को समझो मत, पर अगर आपने जितना पढ़ लिया है, समझ लिया, उसको मानो जरूर। उसको मानो जरूर। ये जो हेलमेट है ये हमारी सुरक्षा के लिए चालान का बचाव नहीं है। जब तक ये हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी, जब तक हम कानून को नहीं जानेंगे, हमको लगता है कि हेलमेट अपन ने पहन लिया और पुलिस वाला निकला और हेलमेट उतार लिया, तो ये हमारी सुरक्षा का क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल। सो समाज का प्रत्येक व्यक्ति, ना कि लॉयर, कानून के हिसाब से चलेगा तो सोसाइटी में क्राइम्स जो रेट है क्राइम की, वो बहुत ही कम होती चली जाएगी। नीरज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम शायद जो हमारी जानकारी है, आपने जो हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, वो शायद हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आएंगी। हमें बहुत अच्छा लगा नीरज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।